नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बजट को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए कई प्रतिक्रियाएं दी है। इस वर्ष 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और ऐसा उन्होंने कहा, जो कि देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य का सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है और इसमें हर वर्ग के विकास का भी ध्यान रखा गया है। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई हैं। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। सिटी इकोनॉमिक जोन SCR, काशी मिर्जापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर झांसी इकोनॉमिक जोन, ये क्लस्टर डेवलप करने की एक नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद जन विश्वास सिद्धांत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यह जन विश्वास सिद्धांत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अब हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेश करने वाले निवेशक को सिंगल विंडो सचमुच दिखाई दे, इसके लिए उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है। बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी FRBM की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में यह हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया।
तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोग मिलकर के यूपी एग्रीज प्लेटफॉर्म, यूपी एग्रीज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने इसके विस्तार की व्यवस्था भी की है और इसको एआई टूल्स के साथ जोड़ने की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यहां पे कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक बड़ी घोषणा इसमें की गई है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, इसमें उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोगों ने बजट में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण की क्षमता विकसित करने का टारगेट भी तय किया है। यानी स्टॉक, यहां पे प्रदेश के अंदर वेयर हाउसिंग का निर्माण हो, बड़े बड़े गोदाम बने, इसके लिए विशेष सब्सिडी की व्यवस्था, इसके लिए हमारी पहले से पॉलिसी है। उस पॉलिसी के दायरे में जो भी निवेश करना चाहेगा उसको हम प्रोत्साहित करेंगे और ये इस भी स्कीम हम लोगों ने दी है। इसके अलावा पशुओं को बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना में भी हम लोगों ने एक प्रावधान किया है, जिसमें 85% तक जो प्रीमियम होगी वह सरकार देगी और सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की है। प्रदेश में मछुआरों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी और फिश प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था स्टेट में की है। लैंड लॉक्ड स्टेट में यूपी की प्रगति इस दिशा में देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है और इस दिशा में उस जो कार्य करने की संभावनाएं हैं, इसमें वर्ल्ड फिशरीज प्रोजेक्ट सेंटर की स्थापना का भी एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को भी व्यवस्था की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह और आनंद द्विवेदी ने नई फिल्म गोदान का प्रीमियर देखा है और फिल्म आरएसएस के गौ सेवा संरक्षण सर्वधर्म पर आधारित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स के प्रति बताया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म के माध्यम से गायों के संरक्षण और सेवा के महत्व को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के बजट को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने इसे फेयरवेल बजट बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके साथ बीजेपी की फेयरवेल भी पक्की हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और इसकी बड़ी ही रकम को हाईलाइट भी किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सवाल उठाया कि असल में कितना खर्च हो रहा है, क्योंकि पिछले बजट की तुलना में ही औसत खर्च मुश्किल से 50% ही आता है। तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आकार बड़ा है लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? अलग अलग विभाग में अलग अलग खर्चा है। कृषि में केवल 57% खर्च कर पाए हैं, ग्राम विकास में 36% खर्च कर पाए हैं, पशुधन में लगभग 60%,
स्वास्थ्य में 60%, 58%, महिला कल्याण में 53%, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, 62%। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है कि अगर हम बजट का आकार इतना बड़ा बना रहे हैं और जब खर्च करने की बात आए तो खर्च किसी विभाग में हम नहीं कर पा रहे हैं। आरटीओ कार्यालय में दलालों और कथित एजेंटों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। वाहन ट्रांसफर, नामांतरण और फिटनेस आरसी रिन्यू और इसके साथ ही परमिट जैसे कामों के नाम पर भोले भाले लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है। आरोप है कि आम नागरिक अपने दस्तावेज लेकर आरटीओ आने पर अधिकारी बार बार कागजों में कमियां निकाल कर लौटाते हैं और जिससे कि लोग मजबूर होकर कार्यालय परिसर में बैठे एजेंटों के पास में जाते हैं और इन एजेंटों द्वारा ही सरकारी शुल्क से 4 गुना अधिक रकम वसूली जा रही है। अब्दुल अजीम, सनोफ शकील, नदीम कॉलोनी, ईदगाह रोड, सहारनपुर का रहने वाला हूँ मैं। मैंने एक गाड़ी ट्रांसफर के लिए i20 बेची थी, तो वो अब तक के ट्रांसफर नहीं करी इन्होंने, और रोड डेली आजकल कर देते हैं। 5-6 महीने हो गए हैं जी, हमें चक्कर कटा देते हैं। कभी कहते सोमवार को बाबू नहीं आया, कभी कह देते कुछ, कभी कुछ। आज मैं आया तो आज इन्होंने मुझे बदतमीजी करी मेरे साथ। मैंने कहा जी पेपर लेके जाऊंगा, कहने लगा पेपर है नहीं, और जो तेरे से हो कर ले। तो बदतमीजी करने लग गया मेरे साथ, गाली गुफ्तार करी। फिर मैंने एप्लीकेशन लिखवाई, एप्लीकेशन लिखवा के मैंने आरटीओ साहब को दी, तो आरटीओ साहब ने साफ मना कर दिया। कहने लगा भाई हमारा कोई मतलब नहीं है इनसे, और आप खुद कराओ जाके, या थाने में जाओ आप। और इसको रजा को कहा तो रजा ने मुझे धमकी दी मारने की भी। कहने लगा जो तेरे से होता हो कर लिए, और हमारा तो हम देख लेंगे, जो तेरे से होगा कर लिए, हमारे सब अपने आएंगे यहाँ। सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, पर सहारनपुर में ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ताजा मामला सहारनपुर के आरटीओ कार्यालय का है, जहां पर आरटीओ कार्यालय में आरटीओ साहब और दलालों की मिलीभगत से आमजन का शोषण हो रहा है। जहां पर एक अजीम नाम का व्यक्ति एक दलाल के माध्यम से अपनी गाड़ी ट्रांसफर कराने के नाम से पहुंचा था। 7500 रुपये उससे लिए गए थे। 12,000 रुपये में उसका जो गाड़ी ट्रांसफर के नाम पे लिए मांगे गए थे, पर 6 महीने से ज्यादा हो गए, उसकी गाड़ी ना तो ट्रांसफर हो गई, बल्कि उसकी फाइल भी वहां से गुम हो गई। वहीं जब पीड़ित अपनी गाड़ी के जो दस्तावेज थे उसको लेकर पूछने के लिए वहां पहुंचा, तो और शिकायती पत्र लेकर आरटीओ को बताया, तो एक दलाल ने उनके साथ धोखाधड़ी कर उनसे भारी भरकम मोटी रकम वसूली है। तो आरटीओ साहब का जवाब ये था कि जाकर थाने शिकायत दर्ज कराओ। अब पीड़ित ने थाने जाकर शिकायती पत्र लेकर कार्रवाई की मांग की है। अब यही लगता है कि दलाल और आरटीओ विभाग की मिलीभगत से आम जन का शोषण सहारनपुर के आरटीओ कार्यालयों में चल रहा है। सहारनपुर से आर्यन टीवी नेशनल के लिए जोगिंदर कल्याण। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में पुलिस ने सर्वे और रेस्क्यू अभियान के दौरान अवैध देह व्यापार का खुलासा किया है और 11 महिलाओं को मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान यही बताया गया कौशाम्बी क्षेत्र के एक होटल में ये कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने राहुल शर्मा, अंकित चौहान और सुनील नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। कि थाना कौशाम्बी क्षेत्र अंतर्गत जो सरोवर पोर्टिको होटल है, वहाँ पे कुछ महिलाओं को अनैतिक रूप से रख करके अनैतिक देह व्यापार उनके माध्यम से कराया जा रहा है। तो उसी क्रम में तत्काल ही उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए विधिक अनुमतियाँ प्राप्त करके होटल पर मेरे द्वारा रेड की गई, जिसमें वहाँ होटल के कुछ कमरों से कुल 11 पीड़िताएँ बरामद की गई हैं, जिनसे पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ है कि ये कुछ समय से यहाँ पर रुकी हुई थी, और इसमें यहाँ पे जो लोग थे, जिसमें होटल मैनेजर और 2 अन्य लोग मिले हैं, उनके द्वारा तथा अन्य लोगों के द्वारा इनसे यहाँ पर होटल में तथा अन्य जगहों पर भेजकर अनैतिक देह व्यापार का कार्य कराया जा रहा था। इस प्रकरण में अभी तक हमने हमारी टीम के माध्यम से 11 पीड़िताओं को रेस्क्यू किया गया है, तथा होटल मैनेजर राहुल शर्मा, इसमें एक अन्य लड़का जो वहीं पे मिला था जिसका इसमें सक्रिय भागीदारी है, अंकित चौहान और सुनील को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है, और इसमें पूछताछ के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बताया जा रहा बेहद गोपनीय तरीके से ये चलता था, रहना सहना भी इनका होटल में था और व्हाट्सएप पे कैटलॉग शेयर किया जाता था, इस बारे में क्या जानकारी?
अभी तक की जो जानकारी की गई है और जो पीड़िताओं से भी पूछताछ हुई है उसमें इनका स्टे यहीं पे होता था होटल पे, और फिर यहीं से इनको दूसरे जो कस्टमर बेस्ड डिमांड आती थी उस पर इनको भेजा जाता था और इनसे ये अनैतिक कार्य कराया जाता था। उसके संबंध में जानकारी की जा रही है। जो भी व्हाट्सएप डिटेल्स मिली हैं उसमें विभिन्न नंबरों की CTR और अन्य डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। खबर रामपुर से है, जहां पर पंचायत कार्यालय में अधिवक्ता फारूक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार ये फारूक कार्यालय में तैनात लिपिक असगर अली के कक्ष में गए थे और बताया गया कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो बढ़कर हाथापाई और फिर गोली चलाने तक पहुंच गई। घायल फारूक को ही तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी दुखद मौत हो गई। और इस घटना में आरोपी असगर को ही फारूक की पत्नी को भी चोटें आई हैं और इसके साथ ही पुलिस ने दोनों का इलाज और मेडिकल जांच सुनिश्चित किया है। उनके कक्ष में श्री फारूक अधिवक्ता हैं गए थे। फारूक की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत हैं। उन्हीं के कक्ष में किसी बात को लेकर के आपस में कुछ हुआ, जिसकी वजह से असगर ने फारूक को गोली मारा है। फारूक जो अधिवक्ता है उनको अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाने के साथ साथ उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। असगर को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें कोई घायल भी हुआ है? असगर को बताया जा रहा है कुछ चोट लगी है। चोट के बारे में भी फॉरेंसिक जांच से लेकर के सारी मेडिकल होगी और विवेचनात्मक कार्रवाई में उसको सम्मिलित किया जाए। अच्छा, जो अधिवक्ता की डेथ हुई है उनकी बीवी भी थी, उनकी भी चोट? हाँ, उनकी पत्नी को चोट है और फायर आर्म इंजरी नहीं है, किंतु आप वहाँ जो मारपीट हुई है उसमें उनको चोट है। उनका भी इलाज कराया जाएगा। सर, कितनी गोली मारी गई? अब इस संबंध में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अच्छा, कितने लोग बता रहे हैं आरोपी? एक मिनट अब आईडी ऐसे करके लगाओ यार, आईडी दिखने दो। लगाओ सही से। जो अरे एक बार चुप जाओ यार। जो जिस आज एक वकील के अधिवक्ता की गोली मारी है, क्या पूरा मामला है ये बताइए। पूरा मामला तो यह है कि उनकी जो बीवी चुटेल है वो सारी घटना को वो ही बता सकती हैं, लेकिन हमें इतना जितना पता चला है कि हम वैसे ही सारे वकील घटनास्थल पे पहुंचे, लेकिन वहां से एकदम हमारे वकील लोग जो है उसको अस्पताल लेकर के यहाँ पर आ गए। वहां पर अस्पताल में भर्ती किया और वहां पर उनको जांच की गई। उसके तहत उनकी अच्छा, क्या घटना क्या हुई थी ये बताइए। घटना कहाँ मारी थी, क्या? देखिए, घटना तो उनकी बीवी जो वहां पर सर्विस करती है और वो वहीं पर वो बाबू है और हमारे वकील जिला पंचायत में। फिर क्या हुआ? वहां पर कुछ बात हुई होगी, वो तो सीरियस उनकी बीवी बता सकती हैं कि किस बात पर। लेकिन जिस बाबू ने ये जो इसके साथ हमारे वकील साहब की घटना की है वो ये कमालगंज क्षेत्र के 2 विद्यालयों में कीटनाशक सेवन से 60 से 70 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों में उल्टी, घबराहट और बेचैनी के लक्षण देखने को मिले। स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए करीब 20 से 25 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया है, जबकि अन्य का उपचार भी CHC में जारी है। घटना राष्ट्रीय कुमी मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान में दवा वितरण के समय पर हुई बताई जा रही है। प्रशासन ने जिम्मेदारी के खिलाफ ये बताया जा रहा है। जिम्मेदारों की भूमिका की पड़ताल शुरू कर दी गई है। अभिभावकों से शांति बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। सीमा पर चेकिंग के दौरान महाराष्ट्र के 2 अभियुक्तों के पास से 8 किलो 13 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा भी बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया। उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई थाईलैंड से नेपाल काठमांडू होते हुए सोनोली बॉर्डर के रास्ते भारत में प्रवेश के दौरान की गई। शिकरीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी इंस्पेक्टर दिग्विजय नाथ को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करता था और सड़क पर ही चेकिंग के बहाने वसूली भी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से पुलिस वर्दी, फर्जी दस्तावेज, नेम प्लेट, बैज और इसके साथ ही स्टार पेन ड्राइव और मोबाइल और ऑटो कार भी बरामद यहां पर कर ली है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने के बाद टीम ने सख्ती से पूछताछ कर आरोपी को पकड़ा और पुलिस अब ये पता लगा रही है कि उसने अब तक कितने
लोगों को ठगा है। आज दिनांक 10 फरवरी 2026 को थाना सिकरीगंज अंतर्गत जन सुनवाई के अंतर्गत धीरज शर्मा नाम के व्यक्ति के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें यह कहा गया कि एक इंस्पेक्टर वर्दीधारी व्यक्ति के द्वारा नौकरी के नाम पे फर्जी तरीके से उनसे ठगी की गई है और लगभग 6 लाख रुपए उनसे ले लिए गए हैं। इस जन सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर तत्काल टीम गठित करते हुए उनकी प्रार्थना पत्र की जांच की गई और उसमें जांच के उपरांत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी दिग्विजय नाथ जिसका नाम है की गई है, जिसके पास से एक 4 पहिया गाड़ी और उनके पास अन्य सामान जो वर्दी से संबंधित होते हैं, जैसे नीली बैरे कैप और पीली धातु के स्टार्स, सफेद धातु के स्टार्स, बेल्ट और अन्य वर्दी संबंधित सामग्री भी बरामद की गई है उनकी गाड़ी से, तथा स्वयं भी वह गाड़ी में चलाते हुए वर्दी पहने हुए इंस्पेक्टर की वर्दी धारण किए हुए हैं। जो कि उनसे पूछा गया तो ये उन्होंने बताया कि अपने पास उनका आई कार्ड है और उस आई कार्ड के आधार पर भी उसकी जांच की गई तो ये पाया गया कि वह कहीं भी किसी भी जगह पर भर्ती नहीं है, ना ही वो पुलिस विभाग के कर्मी हैं। लेकिन कई लोगों से इन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए हैं और इस तरह से कई अन्य शिकायतकर्ताओं के द्वारा भी जब संपर्क किया गया तो उनके द्वारा भी ये बताया गया कि किसी से 5 लाख रुपए, किसी से 55,000, किसी से 25,000 रुपए। खबर महाराजगंज से है, जहां पर कुल्हई थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव में दशकों पुराने भूमि विवाद का हाईकोर्ट का फाइनल फैसला आने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण मिनटों में ही जमींदोज कर दिया है। इस कार्रवाई में भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही और बरसों पुराने विवाद को खत्म करते हुए प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर जौनपुर से है, जहां पर 2 पुलिसकर्मियों पर चोरी का आरोप लगा है। आरोपी धनंजय बिंद और मिथिलेश यादव एक शॉप में आईफोन देखने पहुंचे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार ही दोनों ने आईफोन डिब्बे से निकालकर लैपटॉप स्क्रीन के पीछे रखा और अपनी जेब से पुराना मोबाइल निकालकर ग्राहक को दे दिया। घटना के बाद ही दोनों सस्पेंड कर दिए गए और मामले की जाँच की जा रही है। नमस्कार जौनपुर, मैं हूं सत्यम, शिवम इंटरप्राइजेज जौनपुर से। और आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हमारे दुकान पर, जो कि कोई और नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं किया। ये 2 पुलिस वालों ने मिलकर मेरे साथ किया है, मुझे नीचा गिराने के लिए। आए दिन सब लोग तो हमें परेशान करते ही हैं, लेकिन अब इन लोग ने ऐसा काम कर दिया है कि मुझे आप लोग से बहुत शेयर करना पड़ रहा है। उस पर जो भी कार्रवाई होगी आप लोग एकदम मेरा दिल से सपोर्ट करिएगा, हम यही चाहेंगे आप लोग से। किए क्या है, हमारे पास एक आप लोग देख रहे होंगे, हम 15 प्रो मैक्स की डील डाल रहे थे डेली अभी 1 हफ्ते से कंटिन्यू, जो कि 67,000 रुपए का कि 70,000 रुपए का हमारे यहाँ से बिकने का रेट था इसका। इस फोन का ओरिजिनल बॉक्स और ये GST बिल हमारे पास पड़ी हुई है। और ये फोन हमारे यहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं वर्दी में आते हैं, उसको देखिए गायब कैसे किए हैं, कितनी बारीकी से। आप लोग देखेंगे ना तो ये दंग रह जाएंगे। हादसे का मामला अब फिल्म कहानी जैसा बन गया है। शहर में लैम्बोर्गिनी मालिकों का अलग ही टशन देखने को मिल रहा है और मामले में ड्राइवर मोहन खुद ही सरेंडर भी करने पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि वो ना तो आरोपी है और ना ही कि इसमें उसका कोई सीधा संबंध है। पुलिस ने मोहन का बयान और सरेंडर की कोशिश खारिज कर दी है, क्योंकि जांच में उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। और इस बीच में के मिश्र ने पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए सियासी प्रशासनिक हलकों में ही हलचल भी पैदा कर दी। मेरा नाम मोहन है। मोहन, ये कब से गाड़ी चला रहा बेटा यहाँ पे? मैं सर गाड़ी में आया हूँ। हाँ, ये 4-5 दिन के मैंने बुलाया तो इसलिए आया। जिस गाड़ी जब तुम चला रहे थे, तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके हाथ पैर मेरा कांपने लग गया और मेरी तरफ गिर गए, बेहोश हो गए, मेरे ऊपर गिर गए। हाँ, तो तुमने पहले जब उनको दौरा पड़ा तो कैसे पता चला और तुमने किसको बुलाया? नहीं, मैंने किसको भी नहीं बुलाया।
पीछे पीछे जो गाड़ी आई उनको कहाँ ले गए? ये नहीं पता। इस समय तुम्हारे मालिक कहाँ है? अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तुम कहाँ चले गए? मैं वहीं पे था सर, वहीं पे थे। पुलिस आने की वेट कर रहा था। अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं सामने आए थे? यार मैं वहीं पे था, थाने पे था जिस दिन वो हादसा हुआ था। सामने आए हैं, परसों एप्लीकेशन दी हुई है। गाड़ी के शीशे तोड़ने किसने निकाला था? बाउंसर ने निकाला था। तो आप कहाँ थे उस टाइम? वो एकदम से दरवाजा उन्होंने खोले, मैं नीचे की तरफ आ गया गाड़ी के शीशे बैक साइड में। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।